इसराइल ने ईरान की एटमी साइट पर हमला किया और इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल की एटमी तनसीबात के करीब बड़ा खौफनाक अटैक किया है। अब इन दोनों हमलों में कोई ताबकारी फैली नहीं है, लेकिन ये खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी इदारा जो एटॉमिक मामलात को देखता है, AIEA, वो खासे परेशान है कि अगर कहीं रेडिएशन हो गई या कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए तो दुनिया बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन से दो चार हो जाएगी। वो लोग जिनका जंग के लिए कोई कसूर नहीं है वो भी इसको भुगतेंगे। ईरान ने जौहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो उनके करीब अटैक किया है और ये जो एक शहर है ईरान का, दिमोना, यहाँ पे ईरान ने हमला किया और पहले इससे ईरान के शहर नतंज पे जौहरी तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए थे। ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है और ये सहूनी जौहरी तनसीबात पर उसने हमला कर दिया है। अब दो जगहों पे ईरान ने अटैक किया, इन दोनों जगहों के दरमियान ज़्यादा कोई फासला नहीं है, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें तो लगभग 25-30 किलोमीटर का फासला है। ये इस जगह पे ईरान ने अटैक किया, इसमें से एक अराद शहर है और एक डमूना का इलाका है, अराद का इलाका और डमूना का इलाका। यहाँ पे करीबी इसराइल की जो है वो जौहरी तनसीबात है और इसके बाद पूरे खित्ते में ख़ासतौर पे इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई है। लेकिन इन दोनों हमलों ने नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया है, यानी इसराइल को कभी इतना परेशान नहीं देखा गया और इतना तज़ब्ज़ुब और इतनी बौखलाहट इसराइल की नहीं देखी गई जितनी इन दो हमलों में देखी गई है। ये दोनों हमले बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए किए गए ईरान की जानिब से और इन दोनों हमलों को रोकने के लिए आयरन डूम ने अपना पूरा जोर लगाया। वजह यह है कि जो जितना हसास इलाका होता है वहाँ पे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उतना मजबूत और मरबूत लगाया जाता है। आयरन डोम की जो छतरी पूरे इसराइल के ऊपर लगाई गई थी, इस इलाके पे ख़ास तौर पे बैटरियां और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उनको लगाया गया था, उनकी ड्यूटी थी यहाँ पे। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में आयरन डोम या फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है इसराइल का वो नाकाम रहा। इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ पे हर तरफ से तबाही मची है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पूरा इलाका जो है ये तबाह हो गया, घर तबाह हो गए, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियां जलकर राख हुई हैं और मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे इलाके में क्या तबाही हुई है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे हमको यहाँ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जोरदार मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि अभी इसराइल ये समझ नहीं पा रहा है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं कर पाया। हालांकि इंटरसेप्टर्स तो निकल गए थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। ना ही यहाँ डिमोना में ना ही अर्द में, दोनों जगहों पे भयानक तबाही हुई है। कई बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द जो दिख रहा है वो दिख रही है तबाही। तो इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। जहां पर भी हम कैमरा घुमाएंगे वहां पर इसी तरीके के विजुअल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तबाही इतनी ज्यादा कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तबाही के मंजर हैं डिमोना एरिया में। डिमोना ही वो इलाका है जहां पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं इसराइल की, और इसी एरिया को निशाना बनाया गया। हालांकि ये जो एरिया है ये रिहायशी इलाका है, लेकिन हो सकता है कि निशाना चूक गया हो और असल निशाना न्यूक्लियर साइट ही हो, क्योंकि जिस तरीके से यूएस और इजरायली फोर्सेस ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर रहे हैं उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। हालांकि यूएस और इजरायली फोर्सेस दावा कर रहे थे कि ईरान में 90% कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान जिस तरीके से हर चीज का पलटवार कर रहा है उससे लग रहा है कि ईरान के पास भी अभी काफी ताकत है। मिसाइल्स की, खासतौर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की ताकत उनके पास बहुत ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हालात क्या हुए हैं। सब कुछ जलकर राख हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है और बहुत ही पावरफुल ये मिसाइल अटैक था। मिसाइल अटैक डिमोना में भी किया गया और साथ ही अर्द में भी किया गया। दोनों जगहों पे इंटरसेप्टर
इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम। और अभी इसराइल ये नहीं समझ पाता है कि आखिर यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स के सामने फेल क्यों हुआ। उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन के हिदायत जो है वो दिए गए हैं। अब ये मामला इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हुआ, किस तरीके से मिसाइल ने यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरा और चीर कर यहाँ पर ये मिसाइल गिरा। तो ये इलाके का हाल आप देख सकते हैं, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम 360 भी कैमरा घुमाएं, हर साइड से आपको यही तबाही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही हुई है। कई किलोमीटर तक इस बैलिस्टिक मिसाइल का असर देखने को मिलता है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है, जलकर राख हुआ है। जहाँ पर भी कैमरा की नज़र जाती है वहाँ पे यही हाल देखने को मिलता है। गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं और इस स्पॉट पे 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। तो ऐसे में लगातार ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। तो यहाँ से अभी हम ये समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस और इस्राएली फोर्सेस ईरान में हमले कर रहे हैं, तो उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया और ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। कुवैत, कतर, यूएई और साथ ही इस्राएल की रिफाइनरी पे हमला किया गया। और अब जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया, उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया और निशाना बनाया गया डिमोना को। डिमोना वो जगह है जहां पर इस्राएल का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, इस्राएल की न्यूक्लियर साइट्स हैं। हालांकि ये स्पॉट काफ़ी दूर है वहां से जहां पर न्यूक्लियर साइट है, लेकिन इलाका वही है, एरिया वही है। हो सकता है कि उसी स्पॉट को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो और निशाना चूक गया हो, लेकिन इस मिसाइल ने पूरी तरह से चीर कर रख दिया है यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को, पूरा चकमा दिया है। और वो चकमा कैसे लगा, क्यों लगा, उसको अभी भी इस्राइल समझ नहीं पा रहा है। यही वजह है कि अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है कि ये मामला इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। इंटरसेप्टर्स तो निकल गए थे, लेकिन वो इस मिसाइल को गिरा नहीं पाए और ये मिसाइल इस एरिया में लगा और यहाँ पर ईरान के मिसाइल ने तबाही मचाई। अब तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो अराद का इलाका है, यहाँ से तो रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक कोई जो मारे गए हैं वो तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरा इलाका डेमोना का है, उधर तो बहुत खौफ फैल गया। उसको तो इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इससे पहले इस्राएली मीडिया लगातार छुपा रहा था, हर किस्म के हमले को वो छुपा रहे थे, अपने नुकसान को वो छुपा रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। नेतन्याहू ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कितना प्रेशर है इस वक्त। अब ये जो एक ट्वीट आया नेतन्याहू का, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे मुस्तकबिल की मुहिम में ये एक बहुत मुश्किल शाम है। थोड़ी देर पहले मैंने अराद के मेयर उससे बात की और उससे कहा कि वो तमाम इस्राएली शहरियों की जानिब से ज़ख्मियों की सलामती के लिए हमारी दुआएं पहुंचा दें। मैंने अपने दफ्तर के डायरेक्टर जनरल को हदायत दी है कि वो तमाम सरकारी वजारतों के साथ मिलकर हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। मैं इस वक्त मैदान में काम करने वाले हंगामी इमदादी कुव्वतों के हौसला अफजाई करता हूँ और मैं हर एक से अपील करता हूँ कि वो होम फ्रंट कंपाउंड की हदायत पर अमल करें। हम तमाम महाजों पर अपने दुश्मनों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। ये जनाब इन्होंने कहा है। अब इसको ज़रा आप समझे ना कि इसराइल के ऊपर दबाव कितना ज़्यादा आया कि इसराइली वज़ीर आज़म ने 2-3 अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं इस हमले के बाद। ये 2 हमले खौफनाक थे। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बड़ी खौफनाक चीज़ हुई। देखिए, अभी ये एटॉमिक साइट्स के करीब हमले कर रहे हैं। ईरान का भी जो एटमी तनसीबात हैं, कोई ऐसी जगह पे अटैक नहीं हुआ जिससे रेडिएशन फैले या ताबकारी असरात निकलें। और ईरान ने वैसे भी अपना जो एटमी मवाद जो उसने अभी तक हासिल किया है वो ज़ेरे ज़मीन बहुत नीचे छुपाया है। वहाँ तक अमेरिका का कोई हथियार पहुँच नहीं सकता जब तक कि उसकी फ़ौजें वहाँ पे ना उतरें या कोई गद्दार अंदर से कार्रवाई ना डालें। और दूसरी जानिब इसराइल जो है वो वुल्नरेबल है। अगर ईरान कहीं इसी मिसाइल को जो उसने थोड़ा दूर मारा, अगर वो उसको उस एरिया में मार देता एग्जैक्टली, तो पूरे खित्ते को इसके असरात भुगतने पड़ते।
ये बात अमेरिका को भी समझनी पड़ेगी और इसराइल को भी समझनी पड़ेगी और पूरी दुनिया को कि ये आग से खेल रहे हैं और लाखों इंसानों की जानें, जिंदगियां, उनकी सेहत ये खतरे में पड़ जाएगी पूरे खित्ते में। गल्फ के वो ममालिक जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी भुगतेंगे बाद में। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। वो धमकी मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी क्यों लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है 48 घंटों का अल्टीमेटम, यानी 48 घंटों का, अब ये गिनती शुरू हो गई है घंटों की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो खामोशी से आराम से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। अगर वो 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलता तो मैं बहुत तबाही फेरूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो तबाही के बारे में क्या कहा कि अमेरिका क्या रद्द-ए-अमल देगा अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता। उन्होंने कहा जी ईरान के अहम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे जिसका आगाज़ बड़े बिजली घरों से किया जाएगा। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई और खुलकर लगाई कि हम इनकी तनसीबात सारी तबाह कर देंगे ईरान की और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान ने भी दिया है और ईरान का रद्द-ए-अमल पहले आप पढ़ लो, मैं बताता हूँ आपको ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 48 घंटे में आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये क्यों कहा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ईरान का जवाब देख लें। उन्होंने कहा जी फॉलोइंग प्रीवियस वार्निंग इफ ईरान फ्यूल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अटैक्ड बाय द एनिमी, अगर दुश्मन ने ईरान के जो फ्यूल के और एनर्जी के, तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर उनको तबाह किया, उसके ऊपर हमला किया, तो इसके बदले में खित्ते में जो अमेरिका और उसके रजीम से मुताल्लिक जितने भी रीजनल टारगेट्स हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे निशाना बनेंगे, चाहे वो एनर्जी के हैं चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं। ईरान ने भी जवाब दिया कि फिर पूरे रीजन के अंदर, यानी पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर हमारी बिजली या तवानाई बंद होगी या हमारी ऑयल साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, तो फिर बचेगी किसी की भी नहीं। और यहाँ पे याद रखिएगा अमेरिकन कंपनियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत बना के यहाँ से ले जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जो तनसीबात हैं, बड़ी बड़ी जो ऑफिसेज हैं, ये बड़ा बड़ा जो निज़ाम चल रहा है, इसमें अमेरिकन बेशुमार पैसा कमा रहे हैं। ऑयल कंपनीज में ख़ास तौर पे इस बिज़नेस में अमेरिकन बिलियनियर्स, इसके अंदर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत पैसा अमेरिका में जाता है। बहरहाल अब ये ईरान ने भी वापस वार्निंग दे दी है कि जनाब आप जो करेंगे वो फिर हम भी करेंगे। ये बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ईरान को जो ईरान के साथ किया गया ईरान ने वापस वो किया, और जो ईरान ने वार्निंग दी ईरान ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। उन्होंने इस जंग में अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है कि जो हम कहते हैं फिर वो हम कर भी देते हैं। जब हम बताते हैं कि अगर ये किया तो ये करेंगे तो फिर वो हम कर भी देते हैं। अब नाज़रीन अमेरिका को ये क्यों करना पड़ रहा है? देखिए कुछ ममालिक ने ईरान से रब्ता किया है, मुबैना तौर पे जापान भी उनमें से एक बताया जा रहा है। उन ममालिक ने ईरान को यकीन दिलाया कि आप आबनाए हुर्मुज़ से हमारा तेल गुजरने दें, हमारे ऑयल टैंकर आप जानने दें, हम आपकी शर्त के मुताबिक चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर देते हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।